हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन में आज हम यूनिट 3 करेंगे एंड विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने 2 यूनिट कवर किया, ठीक है। उसके सारे सब टॉपिक्स देखे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें से देख लो सारे यूनिट्स को, यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स को, यूनिट 1 में सारे जितने टॉपिक्स है मैंने सारे डाल रखे हैं। यूनिट 2 के भी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। अच्छे से वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो चीजें समझ आएंगी। तो चलिए आज हम यूनिट 3 करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है पहले समझते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है उसका मीनिंग देखेंगे, और भी काफी कुछ इसमें सब टॉपिक्स है, वो सारे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, स्कोप देखेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स है क्या? इट इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज सोसाइटीज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, टू मीट वांट्स एंड नीड्स। समझ आ रहा होगा आपको, इससे वेरी क्लियर है, ठीक है, कि ये एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है सोसाइटी के एलोकेशन को, ठीक है, एंड इसको रिसोर्सेस को मीट कराता है उसके वांट्स एंड नीड्स से, किस लोगों के वांट्स एंड नीड्स को रिसोर्सेस से मीट कराता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। And more generally, the social scientific study of resources और वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी इसका एक मीनिंग हो गया कि द सोशल साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिसोर्सेस और वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। अब देखिए ये तो इसका मीनिंग हो गया इकोनॉमिक्स का। अब डेफिनेशंस भी है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने दिए हैं ना। 2-3 ऑथर के यहाँ पे डेफिनेशंस देखेंगे इकोनॉमिक्स के। तो फर्स्ट है एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन ना, वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक एज अकॉर्डिंग टू हिम, economic as a science of wealth which studies the process of production, consumption and accumulation of wealth, okay। तो इन्होंने ये कहा इकोनॉमिक्स के बारे। एंड हिज ग्रेट बुक, इनका ये ग्रेट बुक है जो इन्होंने लिखा है, विच इज नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, आ सकते हैं, तो आप ये जरूर याद कर लेना, है ना। इनका बुक का नेम क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट है एल्फ्रेड मार्शल्स, ठीक है। इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दिया। मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैन एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इंसान एक अपनी लाइफ में मतलब उन्होंने ये स्टडी किया कि मैन के लाइफ में, किसी भी इंसान के लाइफ में ना, वो किस तरह से जीते हैं, मूव करते हैं, कैसा थिंक करते हैं ना। कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस में, अपने लाइफ के बिजनेस में ना, मीन्स जो भी वो कर रहे, वो कैसा थिंक कर रहे, सोच रहे, कैसा जी रहे, मूव कर रहे, ये सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये किसने कहा? एल्फ्रेड मार्शल्स ने। फिर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक, अब इनका बुक क्या था देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ना, ये इन्होंने पब्लिश किया है। कब पब्लिश किया था? तो 1890 में, ओके। फिर है रॉबिन्स स्कैरिटी डेफिनेशन। अब रॉबिन ने स्कैरिटी डेफिनेशन दिया, स्कार्सिटी डेफिनेशन, सॉरी, स्कार्सिटी ना, रॉबिन्स का स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या है? तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। Definition of economics was given by लॉर्ड रॉबिन्स इन 1932, ठीक है। कब दिया था इन्होंने ये डेफिनेशन? 1932 में। एंड इन हिज बुक, इनका बुक का नेम क्या है देखिए, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। ये बुक किसने दिया? तो रॉबिन्स ने। चलिए अब हम स्कोप देखेंगे ना, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, है ना, ये इसका बस स्कोप हो गया। फिर है प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है, ये सब क्या इकोनॉमिक्स के स्कोप हो गए ना। फिर आपका हो गया मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट, फिर कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे इसके स्कोप्स हो गए।
अब नेक्स्ट देखेंगे मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों देखेंगे हम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए अगर थोड़ा सा हिंदी में समझे इसे, तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये उस पे बात करती है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो प्रेजेंट में किसी भी फॉर्म या बिजनेस किसी भी चीज का जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, हम उस पे बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। Like positive economics is a stream of economics that focuses on the description, quantification, and explanation of economic developments, expectations, and associated phenomena. Okay. It relies on objective data analysis, relevant facts, and associated figures. ठीक है, ये किस पे बिलीव करता है, रिलाई करता है, तो ऑब्जेक्टिव डेटा एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स पे, रिलेवेंट फैक्ट्स पे ना, and associated with figures pay, okay, and it attempts to establish any cause, and effect relationships. It focuses on mainly what is, ठीक है, ये किस पे फोकस करता है, what is, क्या है, क्या चल रहा है अभी, है ना, करेंटली में, ये इस पे फोकस करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, तो देखिए गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना, इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर सर्विस इंक्रीज करने के लिए, क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करने के लिए, तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक का एक एग्जाम्पल, ठीक है। एंड दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट बेस्ड एंड हैज नो, अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फैक्ट बेस्ड है ना, एंड इट हैज नो वैल्यू जजमेंट अटैच टू इट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल। अब है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द आइडियोलॉजिकल ओपिनियन ओरिएंटेड, है ना, ये क्या होता है, आइडियोलॉजिकल पे फोकस करता है, ओपिनियन ओरिएंटेड होता है, और प्रेस्क्रिप्टिव होता है एंड वैल्यू जजमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एकदम अच्छे से इसको आप माइंड में रखना। इट्स गोल इज टू समराइज पीपल्स desirability of various economics development situation and program by asking or quoting what should happen or what ought to be, ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस पे ये फोकस करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड, ठीक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना, कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड होता है, एंड इट फोकसेस मेनली ऑन व्हाट आउट बी, ठीक है, व्हाट आउट टू बी, ये इस पे फोकस करता है, ये व्हाट इस पे फोकस करता है, और ये व्हाट आउट टू बी पे फोकस करता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर है डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब डिमांड फंक्शन का हम मीनिंग देखेंगे, मीनिंग सबसे पहले देखेंगे, डिमांड का फंक्शंस देखेंगे, बट उससे पहले डिमांड है क्या हम उसका मीनिंग समझेंगे। तो डिमांड रेफर्स टू कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ गिवन एट गिवन प्राइजेस, ठीक है, कोई भी गिवन प्राइजेस पे जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, उनका जो डिजायर होता है कोई भी गुड्स को, सामान को परचेज करने का, तो वही हो गया उनका डिमांड, ठीक है, पीपल का डिमांड हो गया वो। डिमांड कैन मीन इधर मार्केट डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक गुड और एग्रीगेट डिमांड फॉर द टोटल ऑफ ऑल गुड्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है, ये तो ये दो टाइप के डिमांड हो गए। डिमांड अलोंग विद सप्लाई डिटरमाइंस द एक्चुअल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स दैट चेंजेस हैंड्स इन अ मार्केट। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड्स, अब टाइप्स भी है डिमांड्स के ना, तो पहला हो गया प्राइस डिमांड ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट, देखिए प्राइस डिमांड क्या है, तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस जब कम हो गया है तो डिमांड ज्यादा हो जाता है ना, प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, हमें पसंद है, लोगों को पसंद है ना वो, मान लीजिए डेली यूज का ही कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, है ना, तो वो हो गया प्राइस डिमांड, एंड प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड कम कर लिया जाएगा, है ना, तो ये हो गया प्राइस डिमांड। फिर है इनकम डिमांड, तो या इनकम से इफेक्ट होती है, ठीक है, ये जो डिमांड है वो लोगों के इनकम पे से इफेक्ट होती है ना। इट डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ द पीपल, लाइक जिसकी इनकम अच्छी है वह अपनी पसंद की गुड्स को परचेज कर लेगा, है ना, और जिसकी इनकम कम है वह नहीं परचेज कर पाएगा। मान लीजिए कोई ये चीज मार्केट में बहुत अच्छी है, थोड़ा सा महंगी भी है मान लीजिए, ठीक है, तो जिसका इनकम अच्छा है वो खरीद पाएगा। चलिए मान लीजिए आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी इनकम अच्छी है वो आईफोन खरीद रहा है, पसंद बाकी लोगों को भी है, लेकिन उनकी इनकम अच्छी नहीं है तो वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये इनकम पे डिपेंड करता है, ये इनकम डिमांड, ठीक है।
फिर है क्रॉस डिमांड, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स प्राइस बट ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज। ठीक है, जो प्राइस पे नहीं ओके किसी अदर कमोडिटीज पे रिलेटेड करता है, तो ये हो गया क्रॉस डिमांड। इट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड एंड हियर वी टेक closely connected or related goods which are substitutes for one another, है ना, जो एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होते हैं, वैसा गुड्स का जब डिमांड होता है उसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी का ले सकते हैं हम, है ना, चाय का डिमांड ज्यादा है हमारे यहाँ, कॉफी का कम है ना, तो वो हो सकता है क्रॉस डिमांड। फिर आपका जॉइंट डिमांड हो गया। In finished product, as in case of bread, there is need for so many things. The services of flour mill, oven, fuel, etc. जैसे कि ब्रेड का डिमांड चाहिए मान लीजिए, तो एक ब्रेड को बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है ना, उसको मिल चाहिए ब्रेड को बनाने के लिए, है ना, फ्लोर मिल चाहिए, ओवन चाहिए, फ्यूल चाहिए, है ना, एक्सेट्रा। तो ये जॉइंट डिमांड हो गया, कोई एक प्रोडक्ट में जो बहुत सारी चीजें लगी होती है उससे मिलकर फिर वो रेडी होता है, तो वो हो जाता है जॉइंट डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, इसको बनने के लिए काफी चीजों का मतलब इंक्लूडेड होता है ना, काफी चीजें, फ्लोर मिल, ओवन, फ्यूल, एक्सेट्रा, तो ये हो गया जॉइंट डिमांड। द डिमांड फॉर देम इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। ठीक है, तो ये इसी टाइप के डिमांड को जॉइंट डिमांड कहते हैं। फिर है कॉम्पोजिट डिमांड। A commodity is said to have a composite demand when it's used as made in more than one purpose। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज का डिमांड जब उसका एक से ज्यादा पर्पस के लिए उसको मतलब खरीदा जाए लोगों के द्वारा ना, वो हो गया कॉम्पोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर कोल, है ना, कोल का बहुत सारा यूज होता है ना, तो वो उस टाइप का डिमांड हो गया कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड, एज कोल हैज मैनी यूजेस। ठीक है, कोल का बहुत सारा यूज होता है ना, एज फ्यूल फॉर बॉयलर ऑफ द फैक्ट्री ना, फैक्ट्री में बॉयलर के रूप में उसका यूज होता है, फ्यूल के रूप में, फॉर डोमेस्टिक फ्यूल ना, डोमेस्टिक घरेलू के लिए उपयोग के लिए भी यूज होता है, फॉर ओवन, फॉर क्या फॉर स्टैंड मेकिंग इन रेलवेज ना, तो ये सब के लिए यूज होता है ये कोल का ना, तो और भी बहुत सारे यूजेस है, तो इस टाइप का डिमांड को हम कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट का बहुत सारा यूज होता है जब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स, ठीक है, ये अदर थिंग्स पे ये करता है, स्टेट करता है, लाइक बीइंग इक्वल, द डिमांड ऑफ गुड्स एक्सटेंड्स विद अ फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन प्राइस। ठीक है, ऐसा मतलब गुड्स का डिमांड जो एक्सटेंड होता है प्राइस के घटने पर, एक्सटेंड होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है विद अ राइज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने पर ना, तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, वही मतलब वही इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो वही प्राइस का बढ़ना घटना, है ना, एंड प्राइस के बढ़ने पे क्या इफेक्ट पड़ना, तो इसी टाइप का ये जो हो गया, इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फिर आपका ये एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये अलग हो गया, इसमें हम दो ये देखेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनवर्स रिलेशनशिप में हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज शोन बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को शो करता है ना इसमें। एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसमें प्राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इट्स डिपेंडेंट, डिमांड जो है डिपेंडेंट होता है, इट इज इफेक्ट ऑन प्राइस ऑन डिमांड एंड नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब इसमें है कुछ कुछ जैसे देखेंगे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलेन गुड्स। ठीक है, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे, तो ऑल दी लग्जरी गुड्स आर मोर demanded if their price are high, such as diamonds are more demanded when their price are high। ठीक है, डायमंड का प्राइस जितना ही होता है उसका डिमांड भी उतना ही बढ़ता है, तो ये एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ वेबलेन गुड्स यही हो गया कि जब भी इसका मतलब लग्जरी आइटम से जितना भी बढ़े, लेने वाले लोग उसको लेते ही हैं, उनका डिमांड और बढ़ता है उसको लेने के लिए। ठीक है, लाइक आईफोन हो गया, डायमंड्स हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, लाइक एप्पल फोन, मतलब वही जो मैंने अभी कहा आईफोन, है ना, आर मोर क्लोजर मोर डिमांडेड व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। ठीक है,
जितना प्राइस हाई जाता है उतना उसका डिमांड बढ़ता है ना, क्योंकि ये स्टेटस शो करता है और लग्जरियस आइटम्स है ना, में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो लग्जरियस आइटम में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जितना प्राइस बढ़ता है डिमांड भी उतनी ही बढ़ती है, ठीक है, लग्जरियस आइटम में। तो उसमें कोई लॉ ऑफ डिमांड मतलब अप्लाई नहीं होता है ना, एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर देखिए इग्नोरेंस, मैनी अ टाइम्स कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ अ गुड फ्रॉम इट्स प्राइस, सच कंज्यूमर में परचेज हाई प्राइस गुड्स बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ पोसेसिंग अ बेटर क्वालिटी, ठीक है। तो ये भी होता है, क्वालिटी भी इफेक्ट करता है ना। मान लीजिए कोई क्वालिटी किसी का कोई भी कंज्यूमर जो है वो जज करती है क्वालिटी पे गुड्स को, है ना, कि अगर क्वालिटी सही नहीं है, प्राइस और क्वालिटी के दोनों को कंपेयर करके ही लोग खरीदते हैं ना, तो ये हो गया। फिर सच कंज्यूमर्स में परचेज हाई प्राइस गुड्स, तो हाई प्राइस वाले को ज्यादा ध्यान रहता है कि हाँ उसका प्राइस ज्यादा है तो ये क्वालिटी भी अच्छा होगा। लो प्राइस में अगर वही चीज मिल रहा है तो लोग सोचते हैं कि लो प्राइस है तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोगों का इग्नोरेंस, इस टाइप से किया जाता है, डिमांड एंड प्राइस के अकॉर्डिंग वो कंपेयर करते हैं। फिर है गिवन गुड्स, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ inferior goods, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ inferior goods हो गए where the fall in the price results into the decrease in the quantity demanded, है ना। इसमें क्या होता है, प्राइस का घटना जो है वो डिमांड का भी जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज करता है ना, गिवन गुड्स में। ये हो गया। अब है 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स आर, अब डिमांड्स का भी 5 डिटर्मिनेंट्स है, क्या क्या है देखिए। तो पहला हो गया आपका द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, है ना, इनकम ऑफ बायर्स, prices of related goods or services. These are either complementary, those purchased along with the particular goods or services, or substitutes, those purchased instead of a certain goods or services. फिर है taste or preferences of customers, फिर ना, और expectations. These are usually about whether the price will go up. तो ये सारे determinants हो गए डिमांड्स के, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी है ना जो इसके अंदर लाइज करते हैं। देखिए क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व और द शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट ना। डिमांड कर्व डिमांड किससे रिलेटेड है, तो पहला मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व देखते हैं। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस विद अदर फैक्टर remaining constant, there is a movement of the quantity demanded along the same curve. The important aspect to remember is that other factors like the consumer's income and taste along with the prices of the other goods etc. remain constant and only the price of the commodity changes, ठीक है। To the shift of the demand curve, when there is a change in the quantity demanded of the particular commodity at each possible price due to a change in one or more other factors, the demand curve shifts, ठीक है। तो इस केस में डिमांड कर्व जो शिफ्ट हो जाता है, the important aspect to remember is that other factors like the consumers income and taste along with the prices of other goods etc which were expected टू रिमेन कांस्टेंट चेंज। तो ये क्या होता है, मतलब लोगों का इनकम इस पर डिपेंड करता है, डिमांड कर्व में चेंजेस कैसे आता है ना, और कभी कभी ये कांस्टेंट रहता है, तो इसी पे ये डिपेंड करता है। तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व शिफ्ट जो है वो इसका दोनों का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है डायग्राम के साथ, आप इसको समझ सकते हो। देखिए यहाँ प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम हो गया, दोनों देखिए ये देख सकते हो। यहाँ डिमांड देखिए लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है ना डिमांड कर्व, और यहाँ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है ना। तो देख सकते हो आप, ये इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लो ना, 2 शिफ्ट हो गए डिमांड कर्व के। फिर है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ना, आप इकोनॉमिक्स के टाइप्स देखेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो हमने शुरू में भी पढ़ा था इसे, है ना। अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी आई, ठीक है, विच मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पे स्टडी करते हैं। इट मीन्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, ओके। एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सेट्रा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारे इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से चीजों को देखते हैं ना, जैसे फर्म में तो इंडिविजुअल फर्म के
एस्पेक्ट से देखेंगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के एस्पेक्ट से देखेंगे, है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर के एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे, तो सारे इंडिविजुअल पे ही स्टडी होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। माइक्रो मतलब होता ही है सूक्ष्म, है ना, छोटा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, देखिए किसके किसके साथ डील करती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग पे, कंज्यूमर बिहेवियर पे, स्टडी ऑफ फर्म्स पे, लोकेशन ऑफ फर्म्स पे, है ना, फर्म का लोकेशन पे, ये फैक्टर प्राइसिंग पे, है ना, जिसमें हो गया लेबर, रॉ मटेरियल, एक्सेट्रा, तो ये सबसे ये डील करती है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो हमने देखा, अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो सूक्ष्म हो गया, मैक्रो बड़ा रूप हो गया उसका, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी which means aggregate. It means in macroeconomics we study everything from the point of view of totality, ठीक है। इसमें हम totality पे मतलब ये करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब पूरा all aspects पे मतलब देखते हैं ना, सारी चीजों को देखते हैं, टोटल ओवरऑल स्टडी करते हैं, बोल सकते हैं ना इन शॉर्ट। In macroeconomics, we study about aggregate demand and aggregate supply. So here we study all the theories related to the aggregate demand and aggregate supply. Theory of inflation, theory of deflation, ये सारा इसमें पढ़ते हैं ना macroeconomics में। Macroeconomics deals with national income, trade cycle, total employment, ना, inflation, total output, ठीक है। ये सारा totality पे स्टडी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, टोटलिटी पे बात होता है। ओके, तो याद रहेगा ये डिफरेंसेस माइक्रो एंड मैक्रो का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी demanded to a change in price. It states that when price falls, demand rises, ठीक है। ये क्या, इसका कहना क्या है कि जब प्राइस फॉल्स होती है तो डिमांड राइज होता है, डिमांड बढ़ता है। बट हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस और फॉल्स फॉलोइंग अ सर्टेन fall in prices cannot be known from the law of demand, ठीक है। And that is to say how much quantity demanded changes following a change in the price of a commodity can be known from the concept of elasticity of demand. मतलब how much quantity को कितना बढ़ रहा है और घट रहा है, वो चीज देखना ही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है, ठीक है। डिमांड का बढ़ना, क्वांटिटी का, किस प्राइस पर डिमांड कितना बढ़ रही है, कितना कम हो रही है ना, तो हाउ मच ना, कितना बढ़ रहा घट रहा है, वही हम उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखेंगे इसका मीनिंग, है ना। इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर आपका टू द चेंज इन प्राइस ना, प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसका सेंसिटिवनेस ना, कब बढ़ रहा घट रहा, कितना बढ़ रहा कितना घट रहा, ये इसका इलास्टिसिटी हो गया। द डिमांड इज इलास्टिक when with a small change in price there is a great change in demand, ठीक है। जब प्राइस में छोटा सा चेंज हो और डिमांड में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए तो वही डिमांड जो है वो इलास्टिक उसी टाइम होती है ना, इन दैट सिचुएशन। एंड इट इज इलास्टिक और लेस इलास्टिक ना when even a big change in price included only a slight change in demand, ठीक है। तो फिर है denotes in inverse relationship between prices and demand of goods. फिर है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके टाइप्स होते हैं कुछ, देखिए क्या क्या, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये तीन हो गए इसके टाइप्स, किसके, इलास्टिसिटी के ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स हो गए। तो पहला देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand measures the degrees of responsiveness of quantity demand following a change in own price of the commodity holding money, income and prices of related goods constant. It is always expressed through negative sign due to inverse relationship, ना, इसको नेगेटिव साइन से एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिए फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का, तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया आपका प्रोपोर्शनल चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड और प्रोपोर्शनल चेंजेस इन प्राइस, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंजेस इन प्राइस, ये उसका फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
कैलकुलेट करने का, ठीक है। फिर है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ना, ईपी जिसको जीरो इक्वल टू जीरो होता है इफ क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स completely unresponsive to price changes, the coefficient tends to be zero. अगर प्राइस को चेंज करने पर भी क्वांटिटी डिमांड पर को इम्पैक्ट ना पड़े तो हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है, जीरो है ना। जब जब प्राइस चेंज होता है फिर भी क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, और इन इलास्टिक हो जाएगा वो। ओके, फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, देखिए ये इस टाइप से ये साइन होता है ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का साइन ये होता है। तो व्हेन अ स्लाइट चेंज इन अ प्राइस कॉजेज अ ग्रेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी डिमांड इलास्टिक है तो थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर अगर चेंज कर दिया जाए, 5 से 6 रुपीज भी कर दिया जाए, तो क्वांटिटी डिमांड में बिग चेंजेस आ जाएगा, तो उसी को इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। इलास्टिक डिमांड आपका ये साइन हो जाएगा, इससे इंडिकेट करते हैं इसको, है ना। जैसा होता है ना, मतलब प्राइस में थोड़ा सा ही चेंजेस हुआ बट डिमांड में जो है बड़ा चेंजेस आ गया, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। ओके, फिर है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना, यूनिट पी इक्वल टू 1 when the change in price causes the same proportionate change in quantity demanded. Demand has unit elasticity. ठीक है, जितना चेंज प्राइस में हम करेंगे उतना ही क्वांटिटी डिमांड में अगर देखने को मिले तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कि वो इक्वल टू कहलाएगा, है ना। तो यही यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा ना, ईपी इक्वल टू 1, ऐसे इसको सिंबलाइज करते हैं। फिर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द चेंज इन प्राइस कॉजेज अ मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जैसे देखिए प्राइस में उसका ग्रेटर देन हो गया क्वांटिटी ऑफ डिमांड के, तो उस केस में ये ग्रेटर ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगा, ठीक है। एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, देखिए जब प्राइस से डिमांड जो है वो लेसर हो गया जब ना, when the change in price causes a less than proportionate change in the quantity demand, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड से जब प्राइस लेस हो जाता है तो उस केस में ये लेस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर थिंग बीइंग इक्वल, परसेंटेज चेंज इन इनकम कॉजेज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसको कैसे फॉर्मूला है इसका, देखिए इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इन रिस्पॉन्स टू अ 10% इंक्रीज इन इनकम and the quantity demanded for a good increase by 20%, the income elasticity of demand would be 20% divided by 10%, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2.0 मीन्स 2, है ना। तो ये हो जाएगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो इसको, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब देखिए कुछ नोटेबल थिंग्स है ना, नोट करने वाली चीजें हैं कुछ। देखिए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद inferior goods, and increase in income will lead to a fall in the demand of may lead to changes in more luxurious substitutes, ठीक है। A positive income elasticity of demand is associated with normal goods, and increase in income will lead to a rise in demand. If income elasticity of demand of a commodity is less than 1, it is necessity good, ठीक है। If the elasticity of demand is greater than 1, it is a luxury good or a superior good, ठीक है। जब less than 1 होगा तो ये luxury good या superior good कहलाएगा। And a zero income elasticity of demand occurs when an increase in income is not associated with a change in the demand of a good, ठीक है। तो चेंज ऑफ डिमांड गुड से कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो वहां पे वो जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये नोटेबल थिंग है, इसे भी आप जरूर नोट डाउन करेगा, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं ना, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसे अच्छे से देख लो। और आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर इसका मैं बाकी टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे 2-3 पार्ट में कवर अप करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, ये थोड़ा लेंदी है, तो इसे ऐसे एक वीडियो में कंप्लीट करना तो मुश्किल है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स कराऊंगी, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आया कुछ कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर मेरी नोट्स को आप बाय करना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट करके बताना, ठीक है।
और फिर मैं आपको प्राइस एंड ऑल बता दूंगी, तो आप मेरे मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, आपको हेल्प मिल रहा हो, तो इसे ज़रूर शेयर कर दे ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ और टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा देखना, तो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।